बेटा हम लोग देख रहे थे विद्युतदर्शी, लेकिन थोड़ा सा आज हम आगे चलते हैं कि कोई सेल है, आखिर सेल कहते किसे हैं। ये एक प्रकार का ऐसा विद्युत यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वैसे कई सेल होते हैं, निक्लांसी सेल होता है, लिनियर सेल होता है, बटन सेल होता है, ये सब इससे घड़े में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे आवेशन की क्रिया, आवेशन का मतलब हो गया किसी बैटरी को हम चार्ज कर रहे हों अर्थात उसके अंदर आवेश जा रहा हो, तो ये आवेशन की क्रिया हो गई। अब जब आवेशन की क्रिया होती है, यहाँ देखिए सेल को हमने इंडिकेट किया, सेल को इसी तरीके से इंडिकेट करते हैं। ये छोटा वाला प्लेट है और ये बड़ा वाला प्लेट है, छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस आवेश लोग मानते हैं। अब ये आवेशन की क्रिया में इसका मतलब यहाँ जो सेल लगा हुआ है ये चार्ज हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो आवेश यानी विद्युत धारा की दिशा होगी वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ होगी। इस तरीके से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और दूसरा यहाँ पे आ जाते हैं निरावेशन की क्रिया। निरावेशन की क्रिया में क्या है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ देखिए दूसरा सेल लगा हुआ है, यहाँ भी ये छोटा वाला माइनस और ये प्लस है और सेल को इंडिकेट कर रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब जब सेल का हम उपयोग करते हैं, सेल का यूज करते हैं, पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, जो भी चीजें हैं, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत धारा की दिशा है वह ऋण प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ ऐसे प्रवाहित होती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे चालक हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कौन ऐसे हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब दूसरी चीज, जैसे प्लास्टिक हम ले लेते हैं, प्लास्टिक में भी आवेश होता है। सूखे बालों में हम रगड़ देते हैं अगर कंघी को, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब जो कंघी है प्लास्टिक का बना हुआ उसमें भी आवेश है, तो क्या उस प्लास्टिक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? अब सवाल ये उठता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में निम्नलिखित दो बातें निर्भर करती हैं। अगर वो निम्नलिखित दो बातों को हम ध्यान में रख लें, समझ लें, तो समझ लीजिए कि विद्युत धारा का प्रवाह एकदम अच्छे तरीके से हमारे समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज कि एक सवाल ये है कि विद्युत धारा के प्रवाह में मेन भूमिका किसकी होती है, आवेश की कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की। थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं, ये बेटा नाभिक है। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे बाहरी वाली कक्षा में होता है उस पे नाभिक का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है। अगर उसको बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, अब ये क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। अर्थात ये देखिए, ये अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल गया, अर्थात ये मुक्त हो गया, फ्री हो गया। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब दूसरी चीज कहते हैं कि जो आवेश है वो निष्ठुर होता है। मान लेते हैं ये कोई विद्युत चालक है, ये इसमें ये आवेश है, यहाँ पे आवेश, ये हमने जो गोलाकार बनाया है ये आवेश को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से हम एक सेल ले लेते हैं, सेल से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम करते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि इसको निकालने काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पास नहीं है। स्वतंत्र कौन हो सकता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें अनियमित रूप से इधर उधर गति करता है। अब वही चीज यहाँ पे है। अब ये जो आवेश है ये आवेश स्वयं चलते नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बाइक है, बाइक को आपको चलाना है तो क्या उसको चलाने के लिए अगर ड्राइवर नहीं है तो वो बाइक अपने आप चलना शुरू कर देगी? नहीं, उसको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी ये चीज है कि आवेश एक जगह स्थिर रहता है, ये बहता नहीं है, मतलब स्वयं नहीं बहता, अर्थात इसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ जाती है। तो ड्राइवर का काम करता है कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ये फ्री है, ये मुक्त हो गया है, इसलिए अब यही। अब मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन
कोई इलेक्ट्रॉन है आगे आया ये, अब ये आवेश यानी मान लेते हैं Q से स्पर्श कर गया, Q के संपर्क में आ गया। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस आवेश को लेके आगे भागता है। तो जब ये आवेश आगे जाएगा अर्थात आवेश का प्रवाह प्रारंभ हुआ, आवेश का प्रारंभ जो प्रवाह है वो अगर जैसे ही शुरू होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसका डिफिनेशन ये है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात जब तक आवेश बहेगा नहीं तब तक विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। अब आवेश तो निष्ठुर होता है, अब यह चलेगा कैसे, इसको चलाने के लिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जो कि विद्युत चालकों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। वैसे जो अर्थ है, पृथ्वी है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भंडार कहा जाता है। इसीलिए एक अगर ठंडा तार है उसको पृथ्वी के अंदर संपर्क में कर देते हैं, जो गर्म तार है उसको बाहर से हम लोग कर देते हैं। अब ये पृथ्वी के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आवेश को लेकर के आगे जाते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होने लगता है। अब एक बार हम फिर इस चीज को रिपीट करने जा रहे हैं। आवेशन की क्रिया का मतलब हो गया जैसे कोई बैटरी है या सेल है, उसको चार्ज करना हुआ तो उस क्रिया को, बैटरी को चार्ज करने की क्रिया को हम कहते हैं आवेशन की क्रिया। और आवेशन की क्रिया का मतलब कि बैटरी को हम आवेश दे रहे हैं, और जब तक वो आवेश यानी उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के अनुसार आवेश उसमें भरते चले जाएंगे, और जब आवेश पूर्ण हो जाएगा तब समझ लीजिए कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं आवेशन की क्रिया। और दूसरी चीज है निरावेशन की क्रिया। निरावेशन की क्रिया उसके अपोजिट होती है, उसके विपरीत होती है। ये चीज देख लेते हैं। निरावेशन का मतलब जैसे कोई ये बाहरी उपकरण है, बल्ब है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इन चीजों को चलाने के लिए अगर हम बैटरी का उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया होती है इसको निरावेशन की क्रिया कहते हैं। लेकिन अब जो विद्युत धारा की दिशा है अर्थात आवेश की जो दिशा मान लेते हैं वह किस दिशा में होगी, माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित होगी। लेकिन आवेशन की क्रिया में यही विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ होती है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यही मेन चीज है और ये आवेश का सिंबल है ये चीज। दूसरी चीज हमने बताया कि थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और समझा देते हैं क्या, कि आखिर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम अलग क्यों नहीं कर सकते हैं। ये जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि जो नाभिक है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये मान लेते हैं न्यूट्रॉन ये है और ये जो प्रोटॉन है ये है। अब दोनों को हम अगर जोड़ दें, मान लेते हैं न्यूट्रॉन 10 और प्रोटॉन कितना है, ये भी 10 है। अब अगर दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा उनका योगफल 20। लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वार्षिक मुख्य जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कुछ कम होता है, अर्थात मान लेते हैं ये 19 हो गया। तो आखिर 1 ग्राम या किलोग्राम की जो ऊर्जा हुई वो कहाँ चली जाती है, वो यहाँ आ जाती है कि ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम एक साथ बांध नहीं सकते हैं, इसके लिए भी अपार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि कुछ ऊर्जा न्यूट्रॉन से निकलती है, कुछ ऊर्जा न्यूट्रॉन से निकलती है ये, और कुछ ऊर्जा प्रोटॉन से निकलती है, ये हो गया आपका। अब ये जितनी ऊर्जा प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से निकल रही है वह पूरा नाभिक जो है उसके द्रव्यमान में से उतना हम घटा देते हैं। मान लेते हैं अगर 2 ग्राम न्यूट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, 1 ग्राम प्रोटॉन निकल रहा है, तो 2 1 3। अब ये 3 ग्राम तो आपका खत्म हो गया और टोटल कितना 20 है। अब 20 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो नाभिक का द्रव्यमान कितना बचेगा, 17 ग्राम। अब ये चीज हो गया। अब चूंकि द्रव्यमान में कमी आई कि नहीं आई, पहले द्रव्यमान नाभिक का कितना था 20 ग्राम, ये होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 17 ग्राम। अब जो नाभिक के द्रव्यमान में यह कमी है इसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मतलब नुकसान जो हो रहा है द्रव्यमान का।
और दूसरी चीज, यहाँ न्यूट्रॉन से ऊर्जा निकल रही है, प्रोटॉन से ऊर्जा निकल रही है। ये ऊर्जा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने का काम कर रही है आपस में, इसीलिए इस ऊर्जा को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से जो नाभिक का टोटल मास होता है वह वास्तविक यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलग अलग मास की अपेक्षा कुछ कम होता है, और इसीलिए उसको हम कहते हैं कि ये द्रव्यमान क्षति, नाभिक के द्रव्यमान में इतने की कमी आ गई। अब जो ऊर्जा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से निकल करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधने का काम कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा। अब इसीलिए ये इतनी जबरदस्त ऊर्जा से बंधे होते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। अर्थात ये चीज हो गया कि अगर हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ये नाभिक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा लेगा, जो दूर वाली कक्षा में है वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन उतनी ऊर्जा पर्याप्त नहीं है कि प्रोटॉन को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए तो समझ लीजिए कि अपार ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये आगे आप चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो बताया जाएगा ये चीजें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। तो अब ये चीज पूरा हो गया सिस्टम। हम समझते हैं कि ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई आपको डाउट हो, दिक्कत हो, तो अपना ये एक दिन ये मोबाइल पे जरूर अपना भेज दीजिएगा कि हाँ ये चीज हमारे समझ में नहीं आया, तो वो चीज आपको एक डेट दे दिया जाएगा, उसी डेट में आपको बता दिया जाएगा। जितने स्टूडेंट हैं हमारी बात को सुन रहे हैं या इसको देख रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर सकते हैं। ये रोहित सर हैं, उनके मोबाइल पर ना मैसेज कर दीजिए, हमको मिल जाएगा। उसके बाद वो जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको समाप्त कर दिए जाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है, डेरिवेशन है, थियरी है, ये सारी चीजें आपको मुहैया करा दी जाएंगी।